Hello guys, in this video I'm going to talk about the Planck's quantum hypothesis. In the previous video I have talked about in the deeper fashion about Rayleigh-Jean's law and the ultraviolet catastrophe, which was named by the Rayleigh and Jean's physicist, which is really doesn't make any sense. Further, it is proved to be wrong. So basically आज की वीडियो में हम प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की बात करेंगे. तो मैक्स प्लैंक एक जर्मन फिजिकिस्ट थे जिन्होंने पहली बार वो इंसान थे जिन्होंने सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इन 1900. ओके, इन द स्टार्टिंग Planck was also thinking the same as the Rayleigh and Jeans. But so what were the assumptions taken by the Rayleigh and Jeans? Let's revise. Rayleigh and Jeans के according that they assume that the oscillations of electrons present in the constituent particle of material body were responsible for black body radiation. They assumed that the energies of electronic oscillation of emitted radiation could have any value. This assumption is one of the basic assumptions of classical physics, that the variable like position, momentum and energy can take on a continuum values, and this was the equation given by Rayleigh and Jeans. So basically guys, Rayleigh and Jeans ने बताया था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो भी रेडिएशन हो रही, उसके पीछे रीज़न केवल और केवल एक क्लासिकल फिज़िक्स का रीज़न था. दैट वाज द नॉर्मली जो हम थिंक कर सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल है तो ये एटम से बना होगा ना. एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है ना, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑसिलेशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन है उसकी वजह से रेडिएशन हो रही है. ये रीज़न दिया था, ये अजम्पशन था रेले जीन्स का. दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ये अज्यूम किया था कि जैसे कि क्लासिकल फिज़िक्स बोलती है कि जो एनर्जी का एमिशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? कॉन्टीन्यूस फैशन में होगा, ठीक है. देयर शुड नॉट बी लाइक डिस्क्रीट फैशन. ये क्या होगा? हमेशा कॉन्टीन्यूस फैशन में होगा. उस टाइम तक फिज़िकिस्ट यही बिलीव कर रहे थे कि जितनी भी फिज़िक्स अवेलेबल थी, क्लासिकल फ़िज़िक्स, उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी अ कॉन्टीन्यूस एमिशन, ठीक है. मतलब किसी भी वैल्यू में एक होता नहीं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है ना, जो मतलब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, वैसा. तो ये जो इक्वेशन थी ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन वाली है, ठीक है. और जैसे कि वेरिएबल, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है. ये सारे के सारे कॉन्टीन्यूस हमें ऐसा एज्यूम किया था उस टाइम पे. सो ये यहाँ तक की बात थी रेले जीन्स की. स्टार्टिंग में प्लैंक को भी सेम लगता था कि यही सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि वो सेम चीज़ पे बिलीव करना और एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को मैच ना करना, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट था उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी ना दे पाना, इस चीज़ की वजह से प्लैंक ने अपना जो सोचने का तरीका है वो चेंज किया. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो अब हम बात करेंगे कि प्लैंक ने क्या अजम्पशन लिए, ठीक है, क्या उसने स्टार्टिंग में
जो चीज़ें थी उसको ब्रेक करके वो एक न्यू आइडिया सोचना स्टार्ट किया. तो बेसिकली ही अज्यूम दैट द energies of the oscillations were discrete and had to be proportional to an integral multiple of the frequency. This is a very important sentences, the assumption taken by the Planck. ठीक है, प्लैंक ने ये अजम्पशन लिया कि जो भी एनर्जीज ली जा रही है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल है एच न्यू की. एच की बात हम करेंगे फर्दर. ठीक है, तो उसने ये अजम्पशन लिया. ठीक है, मतलब कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी एमिशन नहीं हो रहा है, जो कि क्लासिकल फिज़िक्स बोल रही थी पहले. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि एक इंटीग्रल मल्टीपल एच न्यू का एक इंटीग्रल मल्टीपल है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज जो है वो एमिट हो रही हैं. और इसी अजम्पशन पर बेस्ड प्लैंक ने ये इक्वेशन दी. ठीक है, derived this equation, the intensity in terms of temperature and frequency 8 pi h upon c cube nu cube d nu then e to the power h nu upon kb into t minus 1. Expressions have the usual meaning. h is the Planck constant, हम बात करेंगे इसकी. nu is the frequency of radiation and kb is the Boltzmann constant and temperature T is the temperature. Derived this equation by using quantization of energy and some statistical thermodynamics ideas. So इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके assumption लेकर के प्लैंक ने ये इक्वेशन दी. और इस इक्वेशन की बड़ी खूबसूरत बात है, ये इक्वेशन एक तरीके का क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जो थी वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो रेले जीन्स इक्वेशन के आइडेंटिकल है. ठीक है, बट फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द रेले जीन्स इक्वेशन. ये रेले की इक्वेशन है ना, और ये प्लैंक इक्वेशन है. ठीक है, बट शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो रेले ने भी सेटिस्फाई किया था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के. बट रेले वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर हायर शॉर्टर फ्रिक्वेंसी के लिए. तो उन्होंने, मैं वेवलेंथ यूज़ की हूँ क्या शायद, शॉर्टर फ्रिक्वेंसी के लिए तो रेले ने भी बात की थी. बट जो हायर फ्रिक्वेंसी के लिए रेले ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. ठीक है, बट जो प्लैंक की इक्वेशन आती है वो शॉर्टर फ्रिक्वेंसी के लिए भी है एंड हायर फ्रिक्वेंसी, दोनों ही केसेस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैच करती है. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो बेसिकली प्लैंक showed that this equation gives excellent agreement with experimental data for all frequencies, whether it is shorter or longer, and temperatures. बट कंडीशन थी कि अगर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है. यूजिंग दिस वैल्यू द प्लैंक्स इक्वेशन मैचेस विथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. दिस इज़ नोन एज प्लैंक कांस्टेंट. आप आई होप सो कि आप काफ़ी फेमिलियर होंगे इससे. तो ये प्लैंक ने फर्स्ट टाइम ये कांस्टेंट डेराइव किया था, और फिर ये कांस्टेंट जगह जगह प्लैंक कांस्टेंट केमिस्ट्री फिज़िक्स में देखने को मिलता है. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू क्वांटम फिनोमेना, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिज़िक्स, तो ये होना ही होना होता है वहाँ पे, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है वाया यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो नोन एज प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंसीज बोथ द इक्वेशन गिवन बाय रेले जीन्स एंड प्लैंक आर आइडेंटिकल. ठीक है, बट
For the longer, it is not identical, as I have already discussed in the previous video. The Planck distribution law does not diverge at large frequencies. Listen, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है, ठीक है। और जब हम प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर द शॉर्टर फ्रिक्वेंसी एंड द लार्जर फ्रिक्वेंसी एज वेल, तो ये ग्राफ सेम आता है। मतलब जो हमें चाहिए था एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो हमें मिल जाती है बिकॉज ऑफ द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब हमने रेले की बात की थी तो वहाँ पे चीज़ें ऐसे आ रही थी, मतलब शॉर्टर के लिए तो चीज़ें मैच कर रही थी, बट लॉन्गर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए ये इन्फिनिटी जा रहा था, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर हमें एकदम सेम ग्राफ देखने को मिलता है। So basically, as we know, this C is equal to nu into lambda. Nu can be written as C by lambda. So d nu is equal to minus C upon lambda square d lambda. Actually, I want to convert the equation 1.1 into 1.2 by just replacing the frequency in terms of wavelength. Just to analyze this equation and just to justify this equation by proving the different experimental results of the black body radiation. तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन की बात करने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो एक्सप्लेनेशन है रेडिएशन की, वो वीन्स लॉ के थ्रू भी दी जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड है, ठीक है। एंड स्टीफन्स लॉ ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द बोथ laws are the based on the experimental result. तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर दोनों ही लॉ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो वाया यूजिंग दिस इक्वेशन हमें वीन्स लॉ का डेरिवेशन भी मिलना चाहिए और स्टीफन्स लॉ का भी। और ये चीज़ें देखी गई हैं कि दोनों ही लॉ का डेरिवेशन वाया यूजिंग ओनली दिस इक्वेशन वी कैन गेट। सी, ये इक्वेशन है जहाँ पे रो लैम्डा टी डी लैम्डा इज इक्वल टू रेडियंट एनर्जी डेंसिटी है बिटवीन द रीजन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस टी लैम्डा फॉर अ वेरी शॉर्ट रीजन, ठीक है। एज द Wien displacement law says that if lambda max is the wavelength at which radiant energy density is a maximum, then ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इस डेटा को हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वीन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि जो रेडियंट एनर्जी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, एट लैम्डा मैक्स एट मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, अगर वैल्यू इतनी हो जाए, ठीक है, मीटर केल्विन। तो हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को। जब हम इक्वेशन 1.3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो हमें ये इक्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं उसकी, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाना चाहिए, ठीक है। इसकी नीड भी नहीं है, हमें केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कैसे क्लासिकल फिज़िक्स फेल होती है और कैसे क्वांटम केमिस्ट्री का एक राइज होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
ये हमें देखने को मिलता है। जब हम एच, सी और के बी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। नाउ सी जस्ट मैच विद दिस वैल्यू, ठीक है। 2.9 एंड 2.898 ये 99.99% सेम दे रही है। मतलब यहाँ पे हम प्रूफ कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड है फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सेम है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। मीन्स दिस इक्वेशन जस्टिफाई दिस वैल्यू which came from the Planck's distribution law by differentiating with respect to lambda matches with experimental value given in equation 1.4. ठीक है, this is the equation. In this way it derives Wien's displacement law, as Wien's displacement law also is given for black body radiation. सो आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। फॉर द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये जस्टिफाई भी कर रहा है। प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑल्सो डिराइव्स स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, गिवन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगेन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। दिस इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर मीटर स्क्वायर per time denoted as R. Is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature for black body radiation. Although it was an impressive hypothesis, so before going to the next point, हम इसकी बात करें। मैंने इसका डिटेल्ड डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस इतना बताया है कि एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि ये रिज़ल्ट को भी सेटिस्फाई करता है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बुक्स कहती है। देन बात करते हैं आगे। जैसे कि प्लैंक ने इतना अच्छा लॉ दिया जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एकदम मैच कर रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार यहाँ से तो एक्सप्लेनेशन हो गई है, तो अब तो क्वांटम केमिस्ट्री पर बिलीव करना चाहिए और आगे की रिसर्च बढ़नी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ों को बोलना कि जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी मतलब ट्रस्टेबल नहीं थी। इतनी जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास कर लेना उस टाइम के फिजिकिस्ट और साइंटिस्ट के लिए इजी नहीं था। तो हुआ क्या, although it was an impressive hypothesis, still Planck's assumption that the energies of oscillations have to be an integral multiple of h nu was not accepted by most physicists at that time. The most physicists were thinking that the classical derivation would be found in future. वहाँ उस टाइम के साइंटिस्ट को लगता था कि क्लासिकल जो डेरिवेशन है वो इन फ्यूचर में इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूफ कर पाएगी। इसलिए उनके लिए इन चीज़ों को तुरंत मान जाना, हाइपोथेसिस पे को एक थ्योरी की तरीके से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। जस्ट अ ईयर लेटर इन 1905 Einstein used the very same idea to explain the photoelectric effect. You know, in the next video I will talk about it. तो 5 साल बाद 1900 में 1900 में प्लैंक ने हाइपोथेसिस दी, ठीक है। तब ये एक जस्ट इम्प्रेसिव हाइपोथेसिस ही रह गया, इसे एज अ थ्योरी नहीं ट्रीट किया गया क्योंकि उस टाइम पे विश्वास नहीं किया गया, ठीक है। बट जब 1905 में, जो कि एक आइंस्टाइन का गोल्डन एरा था, ठीक है, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू सेम आइडिया को यूज़ किया, ठीक है। क्वांटा, पैकेट, यू नो, सब बातें होंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जब आइंस्टाइन ने बात किया इस सारी चीज़ों के लिए, तो
वो चीज़ें जस्टिफाइड हो गई और मानी गई, ठीक है। दैट E इज इक्वल टू NH न्यू इज करेक्ट इन 1905। सो आई होप सो मैं आपको समझा पा रही होंगी अच्छे से बाय दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।